नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद ऋतु यूट्यूब चैनल पर। अपन ने अभी तक अरावली पर्वतमाला, जो अपना राजस्थान का भौतिक विभाजन चल रहा था, अरावली पूरी हो गई थी। उसके बाद में आज अपन करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कल जो अरावली की क्लास ली थी उसमें कोई दिक्कत आई है किसी को तो मेरे को बताना भी, और नहीं आई है तो फिर बढ़िया है, चल ही रहा है। ये अपनी अरावली पर्वतमाला, ये मरुस्थलीय प्रदेश, ये अरावली, ये आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसमें ये वाला पार्ट छोड़ दो। ये आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिए थे, अरावली पढ़ ली थी, अरावली के इधर इधर का पार्ट जो है वो पूरा पढ़ लिया भाई। अब ये वाला मैदान देखेंगे, मैदान है ये, मरुस्थल मरुस्थल तो हो गए, मैदानी भाग बचेगा। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है अरावली के पूर्व के इधर के जो जिले हैं और दक्षिणी पूर्वी पठार के इधर के सारे जिले वो मैदानी प्रदेश में आएंगे। इधर अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, इधर करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, ये वाला जो कोटा बूंदी वाला तो दक्षिणी पूर्वी पठार हो जाता है। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा और इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये वाला जो पार्ट है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये वाले जो मैदानी प्रदेश में आएंगे, ये जिले आएंगे। इसमें एक जो इसका क्षेत्रफल है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, इसका क्षेत्रफल आता है 23%। जनसंख्या 39%। ये वाला जो प्रदेश था ये था शुष्क और अर्धशुष्क को दो भागों में बांटा था। ये शुष्क अर्धशुष्क ये वाला जो पार्ट आता है इसको बोलते हैं आर्द्र, क्योंकि आर्द्र वाला जो पार्ट है वो इसमें जलवायु आएगी, और ये आ जाती अति आर्द्र। तो अति आर्द्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आएगा और पूर्वी मैदानी प्रदेश में आती है आर्द्र जलवायु। तो जलवायु हो गई आर्द्र, और मिट्टी जलोढ़। यहाँ पे क्या है कि कई बेसिन पाए जाते हैं भाई, जैसे माही, बनास, चंबल और बाणगंगा बेसिन। तो यहाँ पे ये जो मैदानी प्रदेश है यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश जो आता है ना वो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। तो सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश, उपजाऊ है तभी तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ है। एक यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये अरावली और इधर विंध्यन का गार आता है। तो अरावली के और विंध्यन का गार के बीच में स्थित है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ जयपुर है तो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हो गई जयपुर में। अलवर आता है तो अलवर में सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयां हो गई। तो ये 2 पॉइंट लिख लो कि सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर में, और वृहद, सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयां ये आती है अलवर में। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी क्या है कि उत्तर में तो बाणगंगा बेसिन हो गया, यहाँ बाणगंगा बेसिन आता है, और इसके दक्षिण में आता है माही बेसिन। यहाँ आ जाएगा बनास बेसिन और चंबल बेसिन। 4 बेसिन पाए जाते हैं इसमें। लेकिन पूर्वी मैदानी प्रदेश जो इसके उत्तर में बाणगंगा बेसिन हो गया और इसके दक्षिण में आता माही बेसिन। सर्वाधिक जनसंख्या होगी, जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसकी कुछ बातें नोट कर लो।
ये सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है ना, इसलिए यहाँ पे अनाज वनाज अच्छा होता है, इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं भाई। सर्वाधिक उपजाऊ है इसलिए इसको खाद्यान्न का कटोरा बोलते हैं। ये कुछ बातें इसमें नोट कर लो। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जिले ऐसे ध्यान रखना इसमें कि अरावली के इधर के तो अपना देख ही लिया था, अरावली के पूर्व के और दक्षिणी पूर्वी पठार को छोड़ के इसके जो कोटा बूंदी बारां झालावाड़ इधर के जो जिले हैं ये छोड़ के जितना भी बच गए ना, वो सारे जिले अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। और मिट्टी जलोढ़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, ये नोट कर लो। फिर इसमें बेसिन पाए जाते हैं। एक तो होता है बाणगंगा बेसिन जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के उत्तर में है, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। 4 बेसिन है, ये उतार लो, फिर अपन बेसिनों की बात करते हैं। हो गया? बेसिनों में सबसे पहले अपन देखेंगे चंबल बेसिन। चंबल बेसिन तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदी, एक तो चंबल उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदानी भाग है ना, वो इसमें चंबल बेसिन में आएगा। तो चंबल वो उसकी सहायक नदियां, निर्मित मैदान। क्या था अपने चंबल बेसिन में। इसमें विस्तार कहाँ है इसका, तो कोटा बूंदी में आता है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इसमें 4-5 जिले आते हैं। कोटा विस्तार है, बूंदी, फिर कोटा बूंदी में तो ये मैन है ही, फिर यहाँ पे सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, करौली भी आता है। ये जिले हो गए। एक इसमें क्या है कि यहाँ डांग और उत्खात भूमि पाई जाती है भाई, क्योंकि चंबल नदी और उसके आसपास की जो भी ऊंची नीची भूमि, अब चंबल नदी आ रही है, अब ये तो है नहीं कि वो चुपचाप ही आएगी, वो आती है तो कभी इधर जाती है, मान लो कई धाराओं में बढ़ती है ये नहीं है कि भाई सीधी चल रही है, तो कहीं गड्ढे कर दिए, कहाँ गड्ढे कर दी, ऊंची नीची सलाकर्तियां बना दी, तो यहाँ पे डांग उत्खात भूमि पाई जाती है। तो चंबल नदी के द्वारा इसके आसपास की ऊंची भूमि, चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची भूमि, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है ना, वो आती है अपने डांग या उत्खात इलाकों में, और सर्वाधिक डांग भूमि जो है वो करौली में है। और करौली को क्या कहते हैं, डांग की रानी। फिर अपने जो डांग क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं बोर्डलैंड ट्रोपोग्राफी, इसके उपनाम आते हुए डांग का, बैडलैंड ट्रोपोग्राफी। एक आता दस्यु प्रदेश, इसको दस्यु प्रदेश भी कहते हैं। डांग प्रदेश है तो भाई आ जाएगा कि डांग प्रदेश को जाना जाता है तो बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से। दस्यु प्रदेश, एक आता है रेवाइंस प्रदेश,
ये डांग प्रदेश को इस नाम से जाना जाता है। तो भाई ये चीज तो याद रख लेना, ये 3 नाम तो, बेडलैंड टोपोग्राफी, दस्यू प्रदेश और रेवानीस। डांग उत्खात जो भूमि है इसको जाना जाता है इन नामों से। और यहाँ पे चंबल जो अपना बेसिन है इसमें बीहड़ भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। बीहड़ तो मैंने बताया था कि हमारे उधर की साइड से खाड़ी साइड में झुंझुनू में आते हैं। इतना खतरनाक होता है ना कि रात में कोई जा ही नहीं सकता भाई। वहाँ गाय भैंसे चढ़ती रहती हैं, खाली स्थान होता है एक, वहाँ पे पेड़ पौधे झाड़ियाँ वाड़ियाँ उगी रहती है। और एक होता बीहड़। अब ये उतार लो, पर अपन आगे बात करते हैं। ये उतारो पर। और बीहड़ में भी क्या होता है कि चंबल नदी आती है तो अपने द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाती है ना उससे गड्ढे हो जाते हैं, उनको बीहड़ बोलते हैं। तो चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो भी मिट्टी होती है और उससे निर्मित जो गड्ढे बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। और सबसे ज्यादा धौलपुर में होते हैं बीहड़। ये लिख लिया, चलो लिख लो एक बार। हो गया। एक था बीहड़। तो चंबल नदी जो आती है उसके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी द्वारा निर्मित गड्ढे बीहड़ कहलाते हैं। सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं अपने धौलपुर में। एक आता है कि चंबल नदी जो है वो क्या करती है, कई स्थलाकृतियां बनाती है, जैसे गार्ज बना देती है, जैसे ऊंची नीचे गहरी जो स्थल होते हैं, माने गड्ढे होते हैं वो बना देती है, कैनियन होते हैं, जलप्रपात, छिपड़िकाएं आदि अपर्दनात्मक जो आकृतियां हैं वो चंबल नदी बनाती है भाई। तो अपनी चंबल हो गई। अब आगे वाली स्टार्ट करते हैं बनासवे से। ये लिखो एक बार। हो गया भाई। एक ये डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हो चलाया गया था भाई यहाँ पे। डांग अपन ने देखा था करौली में। ये जो कार्यक्रम था 1994 में चलाया गया। इसमें क्या है कि 8 जिलों में चलाया गया था और कोटा और भरतपुर संभाग जो है उनके 4-4 जिले लेके, कोटा संभाग व भरतपुर में 4-4 जिले, इन दोनों के जिलों को मिलाकर एक डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया था। एक चंबल नदी जो है वो भी अपने बहाव क्षेत्र के साथ कई माले अवनालिका अपर्दन करती है। तो सबसे ज्यादा अवनालिका जो अपर्दन होता है वो चंबल नदी द्वारा होता है। अवनालिका जैसे नालियों के रूप में, जैसे नदी आ रही है इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, तो एक नालियों के रूप में गहरे गड्ढे बना देती है जगह जगह। और ये जो अवनालिका अपर्दन है इसे खेत की मृत्यु कहा जाता है कि किसान कहाँ से खेती करेगा, फिर जगह जगह तो खड्डे कर दिए। तो अवनालिका अपर्दन क्या होता है कि बहाव क्षेत्र के यहाँ माने गहरे गड्ढे हो जाते हैं। आप तो ये समझ लो चंबल नदी द्वारा जो बहाव क्षेत्र आता है, तो चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में गड्ढे बन जाते हैं, गहरे गड्ढे। यह था अवनालिका अपर्दन। उतारो। फिर अपन अगला स्टार्ट करते हैं अपना माही बेसिन। नदियों, इन नदियों के बारे अपन आगे जो चैप्टर होगा अपना, इससे आगे तो अपन जलवायु स्टार्ट करेंगे, लेकिन नदियों में अपने अपवाह तंत्र में इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अपन बेसिनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हो गया माही बेसिन, देखते हैं।
माही बेसिन। तो माही नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो बेसिन है वो माही बेसिन है। तो ये आता है बांसवाड़ा, इधर से आती है ना, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और कुछ भाग उदयपुर का आता है। तो इसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुछ भाग उसमें उदयपुर का भी ले लेते हैं। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इसमें क्या है कि 56 का मैदान पाया जाता है माही बेसिन में। 56 नाम से दिख रहा है कि 56 नदी नालों का समूह है यहाँ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। तो प्रतापगढ़ इस वाले क्षेत्र में, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में 56 नदी नालों का समूह। ये होता है 56 का मैदान। 56 की पहाड़ी अपन निकल पड़ी थी। इसमें 56 का जो मैदान है इसे भाटी का मैदान भी कहते हैं। इसमें क्या है कि मेवल की जो पहाड़ियां हैं वो डूंगरपुर में पाई जाती है भाई। एक याद रखना कि डूंगरपुर में मेवल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। डूंगरपुर, ये अपना 56 का मैदान आता है। कि प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में 56 नदी नालों का जो समूह है उसे बोलते हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मैदान है, ये मेवल की पहाड़ियां तो अपने डूंगरपुर में पाई जाती है, लेकिन मेवल का जो मैदान है वो अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाया जाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मैदान है मेवल का मैदान, मेवल का पहाड़ियां वो हो गई और मेवल का मैदान इसे बोलते हैं। चंबल माही बेसिन हो गया। मिट्टी है इसमें तो वो आती लाल लोमी। नीचे दिख तो रहा है क्या, लाल लोमी। तो लाल लोमी मृदा पाई जाती है। मेवल का मैदान हो गया। 56 का मैदान आता है, इसे भाटी का मैदान भी कहते हैं। ये अपना प्रमुख है इसमें। तो ये माही होगी, ये लिखो। फिर अपन अपने बनास बेसिन की बात कर लेते हैं। जानकारी डिटेल से अपन माही इसमें अपवाद अंतर में पढ़ लेंगे। ये सिर्फ अपन एक नॉर्मल जानकारी कि भाई इस बेसिन में क्या है। नदियों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। नदियों के बारे में आप टेंशन मत लेना। और यहाँ क्या होता है कि प्रतापगढ़ के आसपास एक कटा फटा मैदान पाया जाता है। और इस वाला जो इसे कांठल का मैदान कहते हैं। एक बार ये उतारो, फिर अपन कांठल का मैदान उतारते हैं। कि माही नदी जो है, माही नदी के आसपास का जो कटा कटा मैदान है, इसे कांठल का मैदान कहते हैं। और माही को तो कांठल की गंगा कहते ही हैं, कांठल की गंगा कहते हैं। तो कांठल की गंगा माही को, डांग की रानी करौली को, ये है माही बेसिन। ये लिखो। लिख लिया।
अगला आता है बनास बेसिन। बनास नदी के आसपास, बनास और बनास की सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो बनास बेसिन में आ जाता है। और यहाँ पे मिट्टी जो पाई जाती है वो हल्की भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास बेसिन में ये इधर की साइड देखो कि बनास बेसिन का जो बहाव क्षेत्र आता है यहाँ पे, इसमें जहांजपुर भीलवाड़ा, ये राजसमंद भीलवाड़ा ये वाला क्षेत्र आता है। तो जहांजपुर भीलवाड़ा से देवली टोंक के मध्य जो इसका सीढ़ी नुमा अपर्दन होता है भाई, सीढ़ी के हिसाब से अपर्दन होता है, मान लो सीढ़ी दर सीढ़ी अपर्दन करती रहती है। और इसी स्थानीय भाषा में खेराड़ या माल खेराड़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जहांजपुर भीलवाड़ा से देवली टोंक के मध्य, देवली टोंक में पड़ता है सीढ़ीदार अपर्दन, एक सीढ़ीदार कृषि होती है, सीढ़ीदार अपर्दन करती है बनास नदी। तो ये वाला जो सीढ़ीदार अपर्दन करती है इसे खेराड़ या माल खेराड़ कहते हैं। और फिर बनास बेसिन है, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी भाग, बनास बेसिन का उत्तरी भाग, और एक आता है इसका दक्षिणी भाग। तो इसका जो उत्तरी भाग है किसी दो भागों में बांटा गया है। दक्षिणी भाग, इसका जो उत्तरी भाग है इसे मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। उत्तरी भाग में जो जिले आते हैं उसकी एक ट्रिक याद रखना भाई। ए, टी, एम और के, एटीएम के। अब अपनी तरफ से अपन बोल लेते हैं कि एटीएम है के। ए होता है अजमेर, टी टोंक, एम होता है सवाई माधोपुर और के हो गया करौली। तो इसमें चार जिले आ गए। यहाँ लिखो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। ये उत्तरी भाग में चार जिले आते हैं। कि एटीएम के, एटीएम है के, तो है ये अपने हिसाब से याद कर लो एटीएम के। फिर जो दक्षिणी भाग है इसमें इसे मेवाड़ का मैदान कहते हैं भाई। ये वाला पार्ट आ जाता है नीचे, तो इसे बोलते हैं मेवाड़ का मैदान। तो दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। और इधर क्या है, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़। तो बनास बेसिन है, मिट्टी हल्की भूरी मिट्टी पाई जाए जहांजपुर भीलवाड़ा से। कि बनास नदी जो है इसका बहाव क्षेत्र जो है उसमें जहांजपुर भीलवाड़ा से देवली टोंक के बीच में क्या होता है कि सीढ़ीदार अपर्दन होता है, कि स्टेप बाय स्टेप अपर्दन या सीढ़ीदार अपर्दन हो रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र अपर्दन हो रहा है इसको बोलते हैं खेराड़ या माल खेराड़। इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग आता है मालपुरा करौली का मैदान। इसमें जिले आते हैं अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान कहते हैं और इसमें आते हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ये लिखो बनास बेसिन। और किसी को भाई अपने टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा तो कमेंट करो। लग रहा है किसी की कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मैसेज कर देना भाई। और अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें भी।
और आपको हमारा कंटेंट कितना अच्छा पसंद आ रहा है उसका भी जवाब दे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये उतार लो पहले तो। टिकली हो गया। लास्ट बेसिन आता है इसमें बाणगंगा बेसिन, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के उत्तर में। बनास बाणगंगा जो बेसिन है इसमें जिले आते हैं, जयपुर आता है और इधर धौलपुर नहीं आता भाई, सॉरी, जयपुर, दौसा और भरतपुर। देखो बाणगंगा बेसिन, जयपुर, दौसा, भरतपुर, 3 जिले आ गए, जयपुर, दौसा और भरतपुर। अब ये देखो बाणगंगा बेसिन का जो निर्माण होता है वो बाणगंगा नदी व रूपारेल नदियों के द्वारा बाणगंगा बेसिन बनता है। और ये क्या है कि राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, तो राजस्थान के तो पूर्वी भाग में ही है, पश्चिमी पूर्वी, तो राजस्थान के तो पूर्वी भाग में। और बनास बेसिन जो था इसके क्या था, उत्तर में। बाणगंगा बेसिन में से पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ कंफ्यूज मत होना, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके तो क्या था, बाणगंगा बेसिन उत्तर में था। और बनास बेसिन जो है, बनास बेसिन के बाणगंगा बेसिन उत्तर में है और राजस्थान के पूर्व में। उत्तर में बाणगंगा व रूपारेल नदियों द्वारा निर्मित जो बेसिन है वो बाणगंगा बेसिन आता है। तो ये भाई अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश पूरा हो गया है। अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो भी करेंगे अपन, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे हार्ड टॉपिक भाई यही आता है, और एक बार इसको समझ लिया ना तो इससे सरल टॉपिक भी नहीं है कोई। अरावली पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें ये वाला जो भाग आता है, ये वाला भाग आता है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। रिवाइज किया करो भाई इसको, एक बार लिखने के बाद छोड़ दिया ऐसे नहीं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाले जो जिले आते हैं, और इसमें चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग आता है और भीलवाड़ा का, बिजोलिया वाला जो क्षेत्र है ना वो भी इसमें आता है। तो पहले इसमें जिले लिख लो कि कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, इधर सवाई माधोपुर वाला पार्ट भी आता है इसमें। ये वाला जो पार्ट है, एक तो इसमें ये देखो कोटा बूंदी, इधर कोटा बूंदी से तो हमारी निकलती है, 12 झालावाड़, तो ये पूरा वाला पार्ट हो गया। फिर उधर थोड़ा सा इधर भी लो इसको, राउत भाटा, चित्तौड़गढ़, और ये वाला जो पार्ट आता है बिजोलिया, भीलवाड़ा वाला। तो कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, राउत भाटा, चित्तौड़, राउत भाटा चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट हो गया, बिजोलिया भीलवाड़ा वाला पार्ट आता है।
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में काली, रेगुर, कपासी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे चावल भी बहुत ज्यादा होते हैं। मिट्टी कौन सी होगी? काली, इसी को कपासी भी बोलते हैं। कपास के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, उपजाऊ होती है। काली, कपासी और एक होती है रेगुर। यार बूंदी बूंदी वाला पार्ट में इसमें चावल भी खूब होते हैं काली मिट्टी के कारण। एक यहाँ पे देखो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क देखी थी, यहाँ आर्द्र वाली देख ली, और यहाँ अति अति आर्द्र वाले, आर्द्र से भी अति, बारिश खूब होती है यहाँ पे। तो जलवायु अति आर्द्र। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, क्षेत्रफल 6.89%, जनसंख्या मात्र 11%। क्षेत्रफल 6.89%, जनसंख्या यहाँ 11%। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है भैया। एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बारिश तो खूब होती है। वैसे भी बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून आता है, अरावली से टकराए तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में तो वैसे ही खूब बारिश करता है, और एक लौटते हुए मानसून से यहाँ बारिश हो जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला हो गया। एक यहाँ पे संक्रांति प्रदेश पाया जाता है, यानी कि जोड़ने वाला, अरावली। और एक यहाँ पे विंध्याचल पर्वतमाला पाई जाती है। इसको जोड़ने का जो काम है वो संक्रांति प्रदेश वाले जो जोड़ता है उसे संक्रांति प्रदेश कहते हैं। तो अरावली व विंध्याचल, अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने की कड़ी, माने जो जोड़ने वाला स्थान होता है उसे संक्रांति बोलते हैं। और ये वाला प्रदेश हाड़ौती का प्रदेश भी कहलाता है। हाड़ौती के पठार को संक्रांति प्रदेश में माना जाता है, क्योंकि अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में है हाड़ौती का पठार, तो इस संक्रांति प्रदेश में माना जाता है हाड़ौती का पठार। एक यहाँ महान विभाजन रेखा, ग्रेट बाउंड्री, ये यहाँ पाई जाती है। ये अपन इसमें आगे बात करेंगे, पहले ये लिखो आप। फिर अपन देखते हैं कि हाड़ौती का जो पठार है इसे दो भागों में बांटा गया, एक तो विंध्यन कगार भूमि और एक दक्कन लावा का पठार। यहाँ पे दक्कन लावा का पठार और एक विंध्यन कगार भूमि। ये लिखो, लिख लो। लिख लिया, मिटा दे। अब देखते हैं विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में विंध्यन कगार भूमि होगी। यहाँ पे महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, अरावली पर्वतमाला की पूर्व में स्थित है। ग्रेट बाउंड्री फोल्ट यहाँ सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, तो तीन तो जिले हो गए। सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है ना उसका अंतिम भाग आता है यहाँ पे। तो विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला का अंतिम भाग
इस वाले भाग में भाई बलुआ पत्थर बहुत पाया जाता है। बलुआ पत्थर की चट्टानें पाई जाती है और हीरे हीरे जवाहरात बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बलुआ पत्थर की चट्टानें। एक यहाँ पे धौलपुर में लाल बलुआ पत्थर निकलता है। ये आती है महान सीमा भ्रंश। तो धौलपुर में तो लाल बलुआ पत्थर निकलता है, करौली में गुलाबी पत्थर भी निकलता है। एक लिखो महान सीमा भ्रंश। ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में, अरावली पर्वतमाला है इसके पूर्व में है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां जो हैं उनके सहारे पाई जाती है भाई महान सीमा भ्रंश। तो अरावली के पूर्व में और बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। ये आता महान सीमा भ्रंश। यहाँ क्या है कि अरावली विंध्याचल जो पर्वतमाला है उनका मिलन स्थल है भाई। एक तो अरावली पर्वतमाला है यहाँ पे, एक विंध्याचल पर्वतमाला का ये क्या है अंतिम भाग है। तो इनका जो मिलन स्थल है इसे बोलते हैं महान सीमा भ्रंश, कि महान सीमाओं का यहाँ भ्रंश हो रहा आके, यानी कि मिल रही है। ठीक है, ये लिखो विंध्यन कगार भूमि। एक आता दक्कन लावा का पठार जो साल पहले। हो गया भाई। अगला दक्कन लावा का पठार। ये वाला जो भाग है दक्कन लावा का पठार, इसमें हाड़ौती क्षेत्र भी आ जाता है। तो हाड़ौती का पठार भी आता है यहाँ पे। कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इसे हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। 4 जिले हो गए, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। जलवायु हो गई थी, अति आर्द्र यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। मिट्टी है वो काली कपासी, इस वाले भाग में काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। एक यहाँ पे नोट लगा के एक बात लिख लेना भाई, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक हाड़ौती का जो पठार है ये दक्कन लावा का पठार का भाग है। तो हाड़ौती का पठार है तो दक्कन लावा का पठार का भाग है। क्वेश्चन ये आया था कि हाड़ौती का जो पठार है वो मालवा के पठार का तो प्रत्यक्ष, हाड़ौती का पठार, ध्यान से देखना इसको क्या चेंज हो रहा है इसमें। हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष व दक्कन लावा के पठार का अप्रत्यक्ष भाग है। ध्यान से देखो क्वेश्चन ये आया था कि हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष भाग है अप्रत्यक्ष भाग है, दोनों तरफ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। दक्कन लावा के पठार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ऐसे क्वेश्चन इसको घुमा रखा था, लेकिन ये याद रखना हाड़ौती का जो पठार है वो मालवा के पठार का तो प्रत्यक्ष है और दक्कन लावा का जो पठार है इसका अप्रत्यक्ष भाग है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। मिट्टी यहाँ पे होगी। एक यहाँ पे ऊपर माल का पठार पाया जाता है। ऊपर माल का जो पठार है इस वाले भाग में
बिजोलिया और भसरोडगढ़ के मध्य, बिजोलिया भीलवाड़ा और भसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, भसरोडगढ़ के मध्य का जो भाग है, यहाँ पे ऊपर माल का पठार पाया जाता है। एक डाबी का पठार आता है, डाबी का पठार पाया जाता है बूंदी और कोटा में। वैसे तो कोटा में है, लेकिन ये डाबी जो है ये मान लो कोटा की सीमा के सारे चला जाता है, बूंदी का लास्ट कॉर्नर आता है डाबी, तो डाबी का पठार है ये कोटा बूंदी में माना जाएगा। वैसे तो अगर पूछ भी ले तो वैसे बूंदी आएगा। एक मानदेसरा का पठार आता है चित्तौड़गढ़ में, ये अपने दक्कन लावा का पठार। और कोटा में इधर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां पाई जाती है, कोटा और झालावाड़ में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो आती है वो आती है सतूर, 517 मीटर सबसे ऊंची चोटी यहाँ की। पाँच सौ 17 मीटर। कोटा और झालावाड़ की मध्य फैली हुई है ये, तो ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां आती है। फिर ये देखो कुछ फैक्ट्स और रह गए वो लिखवा देते हैं फिर। हो गया। ये मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है, लेकिन सॉरी भाई ये सबसे इसकी सबसे ऊंची चोटी आती है चंदवाड़ी, गलत हो गया, इसको करेक्शन करना, चंदवाड़ी आएगा। सतूर अलग है, ये हो गया तो आगे लिख पाते हैं। देखो क्या है सतूर। ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां आती है जो कोटा और झालावाड़ में फैली, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आती है चंदवाड़ी, 517 मीटर। एक आता है कि बूंदी कोटा और झालावाड़ में पहाड़ियां जो है ना अर्धचंद्राकार पहाड़ियां फैली हुई है। बूंदी ये वाला जो पार्ट है बूंदी कोटा और झालावाड़, यहाँ में जो पहाड़ियां फैली हुई है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां फैली है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आती है सतूर, ये आती है 353 मीटर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं वहां कहाँ पाई जाती है, बूंदी कोटा और झालावाड़ में। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आती है सतूर। एक अपने बूंदी में दर्रे पाए जाते हैं, 4 दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे बताया था 2 पहाड़ों के बीच का संकीर्ण एकदम सकड़ा रास्ता होता है, तंग रास्ता, उसे बोलते हैं दर्रा नार। यहाँ पे एक तो होता है जैतवास का, जैतावास दर्रा, एक आता है रामगढ़ दर्रा, एक आता है लाखेरी, एक आता है खटखड़ दर्रा। ये बूंदी में 4 दर्रे पाए जाते हैं। एक यहाँ पे शाहबाद उच्च भूमि, 12 में शाहबाद उच्च भूमि पाई जाती है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, शाहबाद उच्च भूमि। क्या पूछा गया है कि बारां जिले में रामगढ़ के निकट घोड़े की नाल के समान यहाँ पे क्या है, चट्टाने फैली हुई है भाई। तो बारां जिले में रामगढ़ के निकट, रामगढ़ बारां में, रामगढ़ के निकट घोड़े की नाल के आकार की नाल के समान चट्टाने पाई जाती है। तो घोड़े की नाल के समान जो चट्टाने हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रामगढ़ के निकट बारां जिले में, शाहबाद उच्च भूमि में। यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी आती है इस वाले क्षेत्र की, शाहबाद उच्च भूमि वाले की, वो आती है कस्बा दाना। सबसे ऊंची चोटी कस्बा दाना, ये आता है शाहबाद उच्च भूमि। और एक आता है डग गंगधार उच्च भूमि आती है एक, यहां से दिख जाएगा क्या, डग गंगधार उच्च भूमि, ये आती है झालावाड़ में। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें, पूछे दिए डग गंगाधार उच्च भूमि जो है कहाँ पाई जाती है, झालावाड़ में। ये अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पूरा हो गया अभी। एक अपन में क्वेश्चंस का सेशन लेके आ रहे हैं, मैं जितने भी टॉपिक है उनके क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो आप क्लास रेगुलर रखना, अपन क्वेश्चन करेंगे सारे टॉपिक पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पीछे के आए हुए और आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मिक्सर करके, और एक करंट की क्लास भी अपन डेली छोड़ेंगे। तो ये हो गया एक, इसमें ना 3-4 लाइनें और रह गई भाई, ये उतार लिया। फिर अपना राजस्थान का भौतिक विभाजन जो है ये पूरा हो गया है। अपन देखते हैं कि राजस्थान की जो, अपन ने इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया था, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। एक आपने स्टार्टिंग में देखा था कि इनका कालक्रम, तो सबसे पहले अरावली आई थी, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और सबसे लास्ट में आया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये कौन से काल में निर्मित है और कौन से महाकल्प के हैं ये देख लेते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये आता है प्लीस्टोसीन काल का, अरावली आती है प्री कैम्ब्रियन, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश दोनों प्लीस्टोसीन युग के में। ऐसे याद रखना, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये वाला जो आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये आता है क्रिटिशियस काल का। ये तो इनके काल आते हैं। फिर आता है कि इनका महाकाल कौन सा है, तो
पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है ये बनता नियोजोइक काल में, महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। अरावली आती है एनोइक महाकल्प में। पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का महाकल्प भी समान है, नियोजोइक महाकल्प। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का महाकल्प आता है मीसोजोइक महाकल्प। ये अपने 3-4 लाइनें और लिखो भाई कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश प्लीस्टोसीन काल में नियोजोइक महाकल्प, अरावली आती है प्री कैम्ब्रियन काल की आती है, और एनोइक महाकल्प। पूर्वी मैदानी प्रदेश का प्लीस्टोसीन, इन दोनों का समान है भी, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का और पूर्वी मैदानी प्रदेश का काल भी समान है और महाकल्प भी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्रीटेशियस काल आता है और महाकल्प आता है मीसोजोइक। अब अपने भौतिक विभाजन तो कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक अपन करेंगे जलवायु। और जो भी टॉपिक में समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।